नमस्कार। सिमरला क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन मध्यस्थम सुलह और जो मध्यस्थ का जो आपका एक्ट है मध्यस्थम सुलह अधिकरण 1996 उसको लेके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उस पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन आपके जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, विवादों को सुलझाने के विभिन्न वैकल्पिक तरीके क्या है। विवादों को सुलझाने के विभिन्न वैकल्पिक तरीके क्या हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, आपके इम्पोर्टेंट है। कौन सा? कि विवादों को सुलझाने के विभिन्न वैकल्पिक तरीकों का उल्लेख कीजिए। तो कोई विवाद होता है, उस विवाद को सुलझाने का एक तरीका होता है कि न्यायालय में जाके आदमी अपने विवादों का निपटारा कर सकता है। वो कोर्ट में आवेदन करेगा, कोर्ट उसको सुनवाई करेगी, सुन करके मामले का निपटारा करेगा। लेकिन ये जो कोर्ट की जो प्रोसेस है, न्यायालय की जो प्रोसेस है, ये बड़ी खर्चीली है। न्यायालय की जो प्रोसेस है वो कैसी है? खर्चीली भी है और साथ में समय भी ज्यादा लगता है, उसमें समय भी अधिक लगता है, व्यक्ति को परेशानी भी ज्यादा आती है। क्या इसके अलावा कोई और वैकल्पिक तरीके हैं? क्या कोई व्यक्ति के पास कोई अल्टरनेट है जहां वो अपने विवादों का निराकरण कर सकता है? इन्हीं वैकल्पिक विवादों की बात यहाँ पर की गई है, इन्हीं वैकल्पिक तरीकों की यहाँ बात की गई है कि कौन कौन से अन्य माध्यम भी है जहां व्यक्ति अपने विवादों का निपटारा कर सकता है। इन्हीं अन्य वैकल्पिक तरीकों को लेकर कुछ बातें बताई गई है जिनके आधार पर क्या किया जा सकता है, मामले का निराकरण किया जा सकता है। वैकल्पिक तरीके कौन से हैं? वैकल्पिक तरीके, पहला बातचीत के जरिए। किसके? बातचीत के जरिए। भाई आदमी अपने विवादों का निराकरण कैसे कर सकता है? वो बातचीत के जरिए भी कर सकता है। पक्षकार है, दूसरे के साथ विवाद हो गया, उसके साथ बातचीत करके अपने मामले को निपटा सकता है। वो चाहे तो न्यायालय में जाने की आवश्यकता नहीं है, उसे स्टार्टिंग में ही न्यायालय में जाके मामले को निपटाने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने स्तर पर भी क्या कर सकता है? बातचीत करके, आपस में विचार विमर्श करके मामले का निराकरण कर सकता है। एक दूसरे की शंका समाधान करके मामले का निराकरण कर सकता है। सबसे पहला वैकल्पिक तरीका बातचीत का माना जाता है, क्योंकि वार्तालाप एक ऐसी चीज है, बातचीत या इसे वार्तालाप भी कहते हैं। वार्तालाप एक बार, दो बार, तीन बार जब बातचीत होगी तो निश्चित रूप से कोई ना कोई निष्कर्ष निकलेगा, कोई ना कोई हल निकलता है। और सबसे सस्ता, सबसे जल्दी होने वाला ये एक वैकल्पिक तरीका है जहां विवादों का निपटारा किया जा सकता है। पक्षकार आपस में मिल बैठ करके अपने विवादों का निपटारा यहाँ कर लेते हैं। पक्षकार बैठ जाएंगे, आपस में बैठेंगे, आमने सामने बैठेंगे, बातचीत करेंगे और जो विवाद था उसका हल करेंगे। तो बातचीत के द्वारा पक्षकार क्या कर सकते हैं? अपने मामलों का निपटारा कर सकते हैं। और ऐसे में अगर बातचीत के जरिए विवाद का निपटारा होगा तो पक्षकारों में जो पहले प्रेम प्यार था वही प्रेम प्यार पुनः इनमें कायम हो जाएगा। यानी पक्षकार फिर से आपस में उनका हृदयों का मिलन हो जाएगा, वो आपस में फिर से वैसे ही रहने लग जाएंगे जैसे कभी उनके बीच में विवाद हुआ ही नहीं। दूसरा तरीका कौन सा आता है? दूसरा तरीका आता है समझौता एवं मध्यस्थता। दूसरा तरीका कौन सा है? वैकल्पिक तरीके ये न्यायालय के अलावा हैं, समझौता एवं मध्यस्थता। ये वो तरीके हैं जो न्यायालय के अलावा है, यानी विकल्प के रूप में है। विकल्प कौन सा है? पहला वार्तालाप का, यानी बातचीत के जरिए अपनी बातों का निराकरण किया जा सकता है। दूसरा समझौता के जरिए या मध्यस्थता के जरिए भी अपने विवादों का निपटारा किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो आपस में समझौता कर सकते हैं और आपस में किसी एक व्यक्ति को, थर्ड पार्टी को ये कह सकते हैं कि आप हमारे विवाद का निपटारा कर दें, तो वो थर्ड पार्टी भी क्या कर सकते हैं? इनके विवाद का निपटारा कर सकते हैं। यानी समझौता के जरिए या मध्यस्थता के जरिए पक्षकार क्या कर सकते हैं? अपने बीच में हुए किसी विवाद को हल कर सकते हैं और किसी तीसरे व्यक्ति की सहायता लेकर के ऐसा किया जाता है। भी समझौता या मध्यस्थता कौन करवाएगा? तो तीसरा व्यक्ति करवाएगा। पक्षकारों का तो आपस में विवाद हो गया, झगड़ा हो गया, वो तो ऐसा कर नहीं सकते, तो वो किसी तीसरे को कहेंगे कि आप हमारे बीच में समझौता करवा दो या आप हमारे बीच में मध्यस्थ बन के आओ और हमारे मामले का जो निराकरण है वो करो। तो ऐसे समझौते के द्वारा या मध्यस्थता के द्वारा भी क्या किया जा सकता है? अपने विवादों का निपटारा किया जा सकता है। तीसरा है मध्य मध्यस्थम।
तीसरा तरीका है वैकल्पिक तरीका मध्यस्थम। तीसरा जो तरीका है मध्यस्थम का, जब वार्ता के द्वारा या समझौता वार्ता के द्वारा निस्तारण नहीं होता, तब विवाद के निपटाने के लिए पक्षकार क्या करेंगे, तीसरे व्यक्ति को अधिकृत करेंगे। यहाँ तीसरे व्यक्ति को क्या करेंगे, मध्यस्थम। मध्यस्थम देखा ना, मध्यस्थम यानी मध्यस्थम के रूप में क्या करेंगे, अधिकृत करेंगे कि आप हमारे विवाद का निपटारा करें। किसी तीसरे व्यक्ति को जाकर के अथॉरिटी देंगे कि आप जो करेंगे वो हमें मंजूर होगा, ऐसा करते हैं। वो मध्यस्थम के रूप में उसको नियुक्त करते हैं। और तीसरा व्यक्ति का निर्णय दोनों पक्षकारों पर आबद्धकर होगा। ऐसा थर्ड व्यक्ति जो निर्णय देगा वो उन दोनों पर बाध्यकारी प्रभाव रखेगा। मध्यस्थम एक ऐसा उपाय है जो मध्यस्थम अधिनियम से शासित नहीं होता है। मध्यस्थम अधिनियम से शासित नहीं होता कि इस पर वो रूल्स लागू होंगे जो मध्यस्थम अधिनियम 1996 का वो वाले रूल उस पर लागू नहीं होंगे, और ना इसमें किसी प्रकार की कोई औपचारिकता होती है। इसमें विवाद का संदर्भ अनौपचारिक रूप से किया जाता है, यानी थर्ड पार्टी को अधिकृत कर देते हैं पक्षकार की भाई आप हमारे विवाद का निपटारा करें, और वो उसके विवादों का निपटारा करके उनके बीच में विवाद का समाधान करता है। नेक्स्ट फोर्थ है मेडोला। मेडोला फोर्थ वैकल्पिक तरीका है किसी विवाद को निपटाने का। क्या होता है, जब मध्यस्थता द्वारा किसी समझौते पर पहुंचना असंभव हो जाता है, कि मध्यस्थता नहीं हो रही और मध्यस्थता की लेकिन मामले का निराकरण नहीं हुआ, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है, जब मेडोला का सहारा लिया जाता है। जब मध्यस्थता के द्वारा मामले का निराकरण नहीं होता तब मेडोला का सहारा लिया जाता है। इसमें क्या होता है, ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें मध्यस्थता करने वाले व्यक्ति मध्यस्थ का स्थान ले लेता है। ये व्यक्ति जो मध्यस्थता कर रहा होता है वो मध्यस्थता करने वाला व्यक्ति क्या ले लेता है, मध्यस्थ का स्थान ले लेता है। किसका, मध्यस्थ का स्थान ले लेता है। यानी पहले तो मध्यस्थता कर रहा था, बीच में था, अब वो मध्यस्थ के रूप में आएगा और फिर काम करेगा। वह पक्षकारों द्वारा बातचीत के दौरान प्रस्तावित सुझाव में से कुछ का निष्पक्षतापूर्वक चुनाव कर लेता है और पक्षकारों पर आबद्धकर कर देता है। इधर से दोनों पक्षकारों से वो सुझाव लेगा कि बताओ आपके विवाद का किस तरीके से निपटारा करेंगे। तो एक पक्षकार कहेगा तो मेरे मेरे मामले का निपटारा इस तरीके से कर दें, दूसरा कहेगा मेरे मामले का निपटारा ऐसे कर दें। तो यानी दोनों के सुझावों को लेके वो उनमें से कोई एक सुझाव को चुनता है और उसके आधार पर क्या करता है, कोई बीच का मार्ग निकालता है, मध्यस्थ मार्ग निकालता है, बीच का मार्ग, मध्य का मार्ग निकालता है, और मध्य के मार्ग के आधार पर क्या करता है, विवादों का निपटारा करता है। मान लो एक व्यक्ति ने किसी को ऋण दे रखा है 1,00,000 रुपए, और वो कहता है कि ब्याज को मिलाकर के मेरे 1,50,000 रुपए बन गए, मैं बी से 1,50,000 रुपए मांगता हूँ। बी कहता है कि 1,00,000 रुपए इसके मैंने लिए थे, उसमें से 50,000 रुपए मैंने दे दिए, 50,000 रुपए बचे हुए थे और उसका ब्याज जोड़ के मेरे 70,000 रुपए बनते हैं, तो ये मेरे से 70,000 रुपए ले सकता है। तो विवाद तो इनका ये था, वो तो 70,000 रुपए देने के लिए कह रहा है, ये 1,50,000 रुपए मांग रहा है, तो इसका निराकरण कैसे करें। फिर इसने थर्ड पार्टी को नियुक्त किया कि आप हमारे बीच में आए और मामले का निराकरण करें। थर्ड पार्टी ने कहा, निराकरण किया, नहीं हुआ, समझौता नहीं हुआ, तो फिर अब क्या करेगा, अब कहेगा कि तू 1,50,000 रुपए, तू 1,50,000 रुपए मांग रहा है, तू और बता, तेरा भाई और कम करें तो कितना कर सकते हैं। ये कहता है कि मेरा 31 तक मामले को खत्म कर दो, आप 31 मुझे देगा तो मैं कर दूंगा। इधर 70 वाले को कहते हैं कि तू और बता, तेरा कितना और बढ़ा सकते हैं, कितने तक हो जाएगा। वो कहता है कि चलो मेरा ऐसा करो, 1,00,000 रुपए में मामले को निपटा दो। तो इधर से 1,00,000 रुपए का सुझाव आ गया, इधर से 31 का आ गया। वो बीच का रास्ता निकालेगा जो मध्यस्थ था, मेडोला था। मेडोला का मतलब ये है कि दोनों के बीच का रास्ता निकालना। अब वो कहते हैं चलो 1,10,000 रुपए में इसको फाइनल करो। थर्ड पार्टी जो तीसरा व्यक्ति था मध्यस्थ के रूप में आ जाता है, वो कहेगा कि चलो 1,10,000 रुपए इस मामले का निराकरण करो। तो वो फिर क्या करेगा, 1,10,000 रुपए में उस विवाद का निपटारा कर देगा। यानी मध्य का मार्ग चुना, उसने बीच का रास्ता निकाला। दोनों पक्षों के जो विवाद था उस विवाद का बीच का रास्ता निकाल करके उसने क्या कर दिया, मामले का निराकरण कर दिया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, पक्षकारों को राजी करेगा। पक्षकारों को 1,10,000 पर दोनों को राजी कर लेगा। फिर वो क्या करेगा कि तू थोड़ा सा चल और बढ़ जा और तू थोड़ा सा और नीचे आ जाए, तू 31 की बात कर रहा ना, चल तू 20,000 और छोड़े, तेरा 1,10 में खत्म करते हैं। इधर उसको कहे तो 1,00,000 तो दे ही रहा है, 10,000 रुपए और दे दे, क्या फर्क पड़ता है, विवाद खत्म हो जाएगा। ऐसे बीच का रास्ता निकाल के पक्षकारों को उस पर राजी करने का काम करने का जो कार्य करता है उसको मेडोला कहा जाता है।
पांचवा जो तरीका है वो है लघु विचारण। पांचवा जो वैकल्पिक तरीका है वो है लघु विचारण। लघु विचारण में क्या होता है? लघु विचार में विवादों का निस्तारण एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक उपाय है। ये भी एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक उपाय है। औपचारिक वाद विचारण से भिन्न होता है। जैसे न्यायालय में वाद विचारण होता है उस तरीके से नहीं होता, ये उससे थोड़ा सा अलग होता है। औपचारिक रूप से न्यायालय की तरह नहीं होता ये। इसमें पक्षकारों द्वारा एक निष्पक्ष व्यक्ति का निर्वाचन किया जाता है। पक्षकार क्या करेंगे? पक्षकार एक निष्पक्ष व्यक्ति का निर्वाचन करेंगे कि भाई इस व्यक्ति को क्या किया जाए, ये व्यक्ति क्या करेगा, हमारे विवाद का निराकरण करेगा। और पक्षकार उसके समक्ष अपना पक्ष रखते हैं। भाई एक पक्षकार को उन्होंने निर्वाचित कर लिया कि ये व्यक्ति क्या करेगा, हमारे विवादों का निराकरण करेगा। और फिर इस व्यक्ति के समक्ष क्या करेंगे, अपना पक्ष रखेंगे। फिर पक्षकार क्या करेंगे, दोनों जो विवादित पक्षकार है ए और बी, वो क्या करेंगे, इसके समक्ष अपना अपना पक्ष रखेंगे। और पक्ष रखने के बाद क्या करेंगे, अपने तर्क देंगे। और तर्क के समर्थन में साक्ष्य भी दे सकते हैं, तर्क भी दे सकते हैं। और कोई साक्ष्य, गवाही, सबूत देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं। और इन सब के बाद ये जो व्यक्ति था जिसको निर्वाचित किया गया था इन दोनों के द्वारा, ये क्या करेगा, निष्पक्ष निर्णय सुनाएगा। और निष्पक्ष निर्णय जो होगा वो दोनों पक्ष उस पर राजी होते हैं। पक्षकार ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करते हैं। ये जो बीच में उन्होंने जो व्यक्ति निर्वाचित किया ना, इस पर क्या करेंगे, पक्षकार भरोसा करेंगे कि ये जो करेगा ना वो सही करेगा, ये हमारे साथ गलत नहीं करेगा। ऐसा भरोसा रखने वाले व्यक्ति को यहाँ निर्वाचित करते हैं। वो पक्षकार क्या करेगा, इनके विवादों का निपटारा करेगा। यानी लघु विचारण, पूरा विचारण तो न्यायालय में होता है जहाँ सब चीजें होंगी, वहां पर साक्ष्य, एविडेंस, कानून सब चीजें होंगी। लेकिन यहाँ लघु विचारण होगा, यानी पक्षकार अपना पक्ष भी रखेंगे और तर्क भी देंगे और कोई साक्ष्य देंगे तो वो भी देंगे, लेकिन संक्षिप्त तरीके से देंगे। और ऐसे संक्षिप्त तरीके से किया गया विचारण के आधार पर ये जो तीसरा व्यक्ति जिसको निर्वाचित किया है वो क्या करेगा, निर्णय करेगा और उसके विवादों को निपटाने का काम करेगा। छठा है माध्यस्थम के जरिए। छठा है माध्यस्थम। अब ये पांचवा और छठा है माध्यस्थम। जो आप वहां पढ़ते हैं मध्यस्थम एंसुल अधिनियम, मध्यस्थम के जरिए विवादों का निपटारा करना। तो मध्यस्थम जो है आर्बिट्रेटर के जरिए, उसके द्वारा भी, आर्बिट्रेशन के जरिए भी विवादों का निपटारा किया जाता है। ये भी एक प्रभावी वैकल्पिक तरीका है। प्रभावी क्योंकि कानून ने इसको मान्यता दी है। मध्यस्थम एंसुल अधिनियम 1996 है, उसके द्वारा इसको मान्यता भी प्रदान की गई है। तो मध्यस्थम भी अपने आप में एक वैकल्पिक तरीका है जहां पक्षकार अपने विवादों का निपटारा कर सकते हैं। माध्यस्थन के जरिए भी विवाद पक्षकारों का अपना मामले का निपटारा कर सकते हैं। मध्यस्थों को नियुक्ति भी विवाद के पक्षकारों द्वारा की जाती है। जो मध्यस्थ होगा उस मध्यस्थ की नियुक्ति भी कौन करेगा, पक्षकार ही करेंगे। पक्षकार क्या करेंगे, पक्षकारी मध्यस्थ को अपॉइंट करेंगे। आर्बिट्रेटर को भी, ये हमारा मध्यस्थ होगा। अगर हमारे बीच में कभी विवाद होता है तो इस मध्यस्थ के जरिए विवाद का निपटारा करवाएंगे। जब कभी उनके बीच में विवाद होगा तो ये मध्यस्थ क्या करेगा, उसके विवादों का निपटारे करने का काम करेगा। और दोनों पक्षकारों को सुनवाई करके करेगा। ये दोनों पक्षों की सुनवाई करके करेगा, सुनवाई का अवसर देगा। सुनवाई के बाद ये पंचाट जारी करेगा। क्या करेगा, पंचाट जारी करेगा, अवार्ड जारी करेगा। ये जो अवार्ड होगा वो दोनों पक्षकारों पर बाध्यकारी प्रभाव रखेगा। इसके आगे कोई अपील नहीं होगी, ये फाइनल होगा, अंतिम होगा। तो मध्यस्थल के जरिए भी क्या किया जाता है, अपने विवादों का निपटारा किया जा सकता है। इसके साथ साथ विचारण पूर्व समझौते, सातवां जो तरीका है वैकल्पिक तरीका, वो है विचारण पूर्व समझौते। विचारण पूर्व समझौते यानी विचारण से पहले समझौता करना। यानी मामले का जब ट्रायल होना है, मामला जब कोर्ट में जाना है, तो कोर्ट में जाने से पहले क्यों ना उससे समझौता कर लिया जाए। तो विचारण से पहले समझौते की बात यहाँ पर चलती है। न्यायालय में प्रोसीडिंग चल रही है, न्यायालय में कार्रवाई, न्यायालय में निर्णय होने से पहले न्यायालय ये कहता है कि आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, समझौता कर सकते हैं। तो विचारण से पहले भी समझौता हो सकता है। इसका प्रचलन भी धीरे धीरे पड़ा है। प्री ट्रायल कंसिलेशन इसे कहते हैं, विचारण पूर्व समझौता। श्री गणेश सर्वप्रथम हिमाचल प्रदेश में इसका किया गया था। अब अधिकांश राज्यों में इसका अनुसरण किया जाता है। ऐसे मामले का विचारण प्रारंभ करने से पूर्व समझौते करने का प्रयास किया जाता है। वे मामला न्यायालय में हो, न्यायालय कहता है कि भाई हम आपके मामले का निपटारा करेंगे, इससे पहले हम आपको ऑफर करते हैं कि आप चाहें तो अपने विवाद का निराकरण आप अपने स्तर पर कर सकते हैं, आप समझौते के द्वारा कर सकते हैं। अब हर मामला पहले मध्यस्थ को भेजा जाता है कि पहले कोर्ट से पहले क्या करें, इनके बीच में मध्यस्थ के जरिए कोई इसका निराकरण करने का प्रयास
किया जाता है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में भी इसमें प्रावधान बताए गए हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 में इसको लेके प्रावधान बताए गए हैं कि भाई विचारण से पहले समझौते के आधार पर, जैसे कैसे होता है कि मामला न्यायालय में आता है, FIR होगी, पुलिस ने चालान पेश कर दिया, कोर्ट में मामला आ गया। अब कोर्ट में मामला आएगा तो कोर्ट कहेगा कि ठीक है हम तो मामले का निपटारा करेंगे, लेकिन पहले इसको मध्यस्थ के पास भेजेंगे, यानी विचारण पूर्व समझौते के तहत भेजेंगे। वहां अगर आपका राजीनामा हो जाता है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर कोर्ट तो तैयार बैठी है, बाद में कर देगी। तो हर बार पहले मामला न्यायालय का निराकरण होने से पहले न्यायालय क्या करेगा, इसे विचारण पूर्व समझौते के लिए भेजेगा और पक्षकार वहां जाकर के अपने विवाद का निपटारा करेंगे। ये भी एक सेंटर बना हुआ है, विचारण पूर्व समझौते का एक केंद्र बना हुआ है, वहां भेजते हैं फाइल, और वहां अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो वापस फिर उसी तरीके से रूटीन में न्यायालय के द्वारा मामले का निराकरण किया जाता है। तो विचारण पूर्व समझौता भी एक वैकल्पिक तरीका है। इसके साथ साथ एक वैकल्पिक तरीका है लोक अदालत के माध्यम से। लोक अदालत के माध्यम से भी विवादों का निपटारा किया जाता है। तो ये वो तरीके हैं जहां न्यायालय के द्वारा मामले का निराकरण नहीं होता, न्यायालय से हट करके, न्यायालय से अलग जो वैकल्पिक अल्टरनेट के रूप में जो विवाद करने का तरीका है वो यहाँ बताए गए हैं। तो लोक अदालत में जब मामला अदालत में चल रहा होता है तो अदालत के अंदर तो एक प्रोसेस के द्वारा होता है। लोक अदालत एक आसान प्रक्रिया है, खर्चीली भी नहीं है, समय भी कम लगता है, पक्षकारों में राजीनामा भी हो जाता है, और राजीनामा होने के बाद पक्षकार वैसे ही हो जाते हैं जैसे पहले वो थे, जो विवाद होने से पहले की स्थिति बहाल की जाती है। कोर्ट में मामला डिसाइड होगा तो कोर्ट में तो पक्षकारों में हमेशा दुश्मनी बन जाती है कि इसने ये मैं जीत गया, ये हार गया, ऐसे करके विवाद उनमें लंबा चलता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चल जाता है। लेकिन यहाँ लोक अदालत में जो विवाद का निराकरण होगा, पक्षकार वापस मिलेंगे, वापस बैठेंगे, वापस राजी रहेंगे। तो लोक अदालत भी एक प्रोसेस ऐसा है जहां न्यायालय में ही एक लोक अदालत का आयोजन किया जाता है और उसके अंतर्गत मामलों को रेफर किया जाता है। वहां पक्षकार राजीनामा के जरिए मामले का निपटारा करते हैं। लोक अदालत भी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर उनके बीच में निपटारा करने का काम करते हैं। उसमें कोई प्रक्रिया नहीं होती, सरल प्रक्रिया अपनाई जाती है, खर्चीली नहीं होती और तुरंत मामले का निराकरण होता है। हर महीने के तीसरे शनिवार को ये लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। ये विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 है, उसके तहत इसका शासित किया जाता है। इसके रूल रेगुलेशन बने उनके आधार पर लोक अदालत में मामला निराकरण हो गया, वो भी अंतिम होगा, उसकी भी पक्षकार आगे अपील नहीं कर सकते हैं। तो लोक अदालत के जरिए भी क्या किया जाता है, मामले का निपटारा किया जाता है। ये कुछ तरीके हैं जिनके आधार पर, ये कुछ मामले के वैकल्पिक तरीके हैं, विभिन्न वैकल्पिक तरीके हैं। कौन से? बातचीत या वार्तालाप के जरिए, समझौता और मध्यस्थता के जरिए, मध्य मध्यस्थम के जरिए, मेडोला के जरिए, लघु विचारण, मध्यस्थम, विचारण पूर्व समझौते और लोक अदालत के माध्यम से भी पक्षकार अपने विवादों का निपटारा कर सकते हैं। इसके लाभ क्या है? वैकल्पिक उपायों से व्यक्ति जब मामले का निराकरण करता है तो इसके लाभ क्या है, इसके प्रॉफिट क्या है, इसके एडवांटेज क्या है? तो इसके क्या लाभ हैं वो मैं लाभ यहाँ लिख देता हूँ। वैकल्पिक विवाद के द्वारा, वैकल्पिक विवादों को सुलझाने के लाभ, यानी वैकल्पिक तरीके से अगर विवादों का निपटारा किया जाता है तो इसके लाभ क्या होते हैं, इसके फायदे क्या है? तो फायदे यहाँ पर मैं एक नजर फायदे पर डाल देता हूँ आपकी। फायदा क्या होगा? इसके कई महत्वपूर्ण कारण है, कई महत्वपूर्ण फायदे हैं। यह न्यायतर प्रकृति की कार्रवाई होती है। पहली बात, ये जो कार्रवाई होगी वो कौन सी होगी? न्यायतर प्रकृति की होगी, एक्स्ट्रा जुडिशियल प्रकृति की होगी। यानी एक तो होता है न्यायिक प्रकृति का, एक तो होता है न्यायिक प्रकृति का, दूसरा होता है न्यायतर प्रकृति का। तो न्यायिक प्रकृति होगी तो न्यायालय की प्रकृति, न्यायालय के द्वारा मामले का निपटारा किया जाएगा। ये कहते हैं न्याय से इतर, दूसरी तरफ न्यायालय से अलग। तो न्यायालय के अलावा जिस प्रकार के मामले का निराकरण किया जाता है वो कौन सा होता है? विभिन्न वैकल्पिक विवादों। ये क्या है? ये न्यायालय के अलावा ही तो निपटारे हो रहे हैं, तो ये न्यायतर प्रकृति के विवाद, न्यायतर प्रकृति की कार्रवाई होती है। न्यायिक कार्रवाई नहीं होती, न्यायतर प्रकृति की कार्रवाई होती है। दूसरा, इन पर सिविल प्रक्रिया संहिता के अधिनियम की तकनीकी जो नियम है वो लागू नहीं होते। सीपीसी या कोई और कोई प्रोविजन है वो इन पर टेक्निकल रूप से लागू नहीं होते, उनके नियम लागू नहीं होते। वहां इनकी अपनी प्रोसेस होती है, अपनी एक सिंपल सी प्रक्रिया होती है, पक्षकारों में राजीनामा करवाने का प्रयास किया जाता है। न्यायालय में जाएगा तो न्यायालय में तो जो कानून है उसके अनुसार कार्रवाई होगी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ बिना इनके भी क्या हो सकता है? मामले का निराकरण हो सकता है। नेक्स्ट, इनके द्वारा विवादों का निस्तारण त्वरित होता है। क्या होता है? विवादों का निस्तारण
त्वरित निस्तारण होता है। यानी यहाँ तो कोई लंबी चौड़ी प्रोसेस नहीं है, जब पक्षकार राजी हो जाएंगे, पक्षकार सहमत हो जाएंगे, तुरंत मामला निपटारा हो जाएगा, तुरंत मामले का निराकरण हो जाएगा। जबकि यहाँ तो लंबी चौड़ी प्रक्रिया होती है न्यायालय में, वहां तो उसके द्वारा अकॉर्डिंग तो समय ज्यादा लगता है। इनमें वैकल्पिक विवादों में कोई किसी प्रकार का समय नहीं लगता, पक्षकार राजी हुए तो 2 मिनट में ही हो जाएंगे, 2 मिनट में मामले का निराकरण हो जाता है। इनके द्वारा विवादों का निराकरण जो त्वरित होता है और साथ में खर्चीला कम होता है, कम खर्चीला होता है। ये जो मामला होगा, ये जो निराकरण होगा, इनके जरिए वैकल्पिक तरीकों के जरिए, तो इनमें कोई खर्चा नहीं लगेगा, कोई पैसा नहीं लगेगा, क्योंकि आप देख रहे हो कहीं भी कोई ऐसी चीज नहीं आती जहाँ पैसे लगते हो, तो खर्चीला नहीं होगा। ये भी इसका फायदा है। इसमें अधिवक्ताओं की आवश्यकता नहीं पड़ती, अधिवक्ता है, वकील है, उनकी आवश्यकता नहीं पड़ती, अधिवक्ताओं की आवश्यकता नहीं। यहाँ कोर्ट में मामला चलेगा, कोर्ट में तो वकील होंगे तभी मामला पक्षकार मामला रख पाएगा, वकीलों को मोटी फीस देनी पड़ेगी। तो यहाँ किसी प्रकार का अधिवक्ता रखने की जरूरत नहीं, कोई वकील की आवश्यकता नहीं है। इन सब के अंदर वो क्या कर सकता है, अपने विवाद का निपटारा कर सकता है, जिसमें खर्चा भी नहीं लगेगा। पक्षकार क्या कर सकते हैं, पक्षकार स्वयं सुलहकर्ता और मध्यस्थों की नियुक्ति करते हैं, पक्षकार ही करते हैं खुद ही। सुलहकर्ताओं की नियुक्ति या मध्यस्थों की नियुक्ति कौन करते हैं, पक्षकार खुद ही करेंगे, और खुद के द्वारा नियुक्त किया गया व्यक्ति ही क्या करता है, विवाद का निपटारा करता है। बातचीत में भी बीच में किसी व्यक्ति को ले लेंगे, बात वार्तालाप करेंगे, समझौता मध्यस्थ में भी किसी थर्ड पार्टी को नियुक्त करते हैं, मध्यस्थ में होगा उसको भी पक्षकार अधिकार करते हैं। तो ये ऐसे करके, यानी यहाँ विवादों का निपटारा वो अपने द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति के द्वारा ही करवाते हैं। तो सुलहकर्ता और मध्यस्थों की नियुक्ति वो स्वयं करते हैं, जिसमें भ्रष्टाचार की आशंका कम होती है। तो जो व्यक्ति खुद तय करेंगे कि ये व्यक्ति हमारा मामले का निराकरण करेगा, तो ऐसा व्यक्ति भ्रष्टाचार पे नहीं होगा, क्योंकि पक्षकारों को उस पर विश्वास है कि ईमानदार व्यक्ति है, ये प्रतिष्ठित व्यक्ति है, ये न्याय करने वाला व्यक्ति है, तो उस पर भरोसा करके क्या करते हैं, वो मामले का निराकरण करवाते हैं। इसलिए भ्रष्टाचार की कोई संभावना भी नहीं रहती। इसमें सारी कार्रवाई कैसे होगी, सौहार्दपूर्ण तरीके से होगी, यानी प्रेम प्यार माहौल में कार्रवाई होगी। न्यायालय में चलेगा तो न्यायालय में तो विवाद होगा, न्यायालय में तो व्यक्ति की कार्रवाई है वो प्रेम प्यार वाली नहीं होती। लेकिन यहाँ इनमें सब में जो कार्रवाई होगी वो कैसे होगी, सौहार्दपूर्ण माहौल में कार्रवाई की जाएगी। यानी पक्षकार में राजीनामा ही तो करवाने का प्रयास किया जा रहा है, प्रेम से बातें करेंगे, चाय पानी पिलाएंगे, नाश्ता करवाएंगे, बैठ के बात करेंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा, उनके रिलेशन फिर से ठीक हो जाएंगे और उनके बीच में कोई विवाद नहीं रहता। लोक अदालत का सार न जीत न हार, जैसे इसके बारे में कहते हैं कि लोक अदालत का एक ही सार है, ना जीत और ना हार है। तो लोक अदालत में मामले का निपटारा होता है तो कोई पक्षकार जीतता नहीं है, दोनों ही बराबर रहते हैं, दोनों ही राजीनामा हो जाता है, तो दोनों ही अपने अपने मामले को लेकर सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो इस काम से क्या है, इनके लाभ भी हैं, क्योंकि ये न्यायतर प्रकृति के होते हैं, सीपीसी के प्रावधान इस पर लागू नहीं होते, त्वरित विचारण होता है, कम खर्चीला होता है, अधिवक्ताओं की आवश्यकता नहीं होती, सुलहकर्ता मध्यस्थ की नियुक्ति पक्षकार खुद करते, इसलिए भ्रष्टाचार की भी कोई गुंजाइश नहीं होती और सौहार्दपूर्ण माहौल में कार्रवाई की जाती है। ये इसके फायदे हैं इन वैकल्पिक तरीकों के। भारत में भी इसका महत्व है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में जो मध्यस्थ और सुलह अधिनियम है उसमें भी इसके बारे में प्रावधान किया गया है। सुलहकर्ता कैंसिलेशन आता है ना, आपके क्वेश्चन आएगा सुलहकर्ता की नियुक्ति, तो वो इसी का ही एक जो रूप है। ठीक है, तो ये 1% आपका यहाँ कंप्लीट हो जाता है। विवादों को सुलझाने के विभिन्न वैकल्पिक तरीके क्या हैं। सुलहकर्ताओं की नियुक्ति कैसे की जाती है, जो सुलहकर्ता है वैध पंचाट के लिए अगर देखना है तो वैध पंचाट के लिए वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। वैध पंचाट क्या है, उसके आवश्यक तत्व क्या है, तो वो सारी वो सब का एक वीडियो, इसलिए उस बात को यहाँ अब कहने का कोई औचित्य है नहीं। तो वो वीडियो आप देख करके उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं वैध पंचाट के लिए। अब सुलहकर्ता की अपन बात करेंगे। जो कंसिलेशन है, सुलह है, इस सुलह पर भी क्वेश्चन आएगा, 1% आपके आएगा सुलहकर्ता को लेके। सुलह कंसिलेशन, सुलह न्यायिक प्रक्रिया तथा मध्यस्थ कार्रवाई के अतिरिक्त विवादों को हल करने का एक सुगम उपाय है।
भी एक तो प्रक्रिया न्यायिक होती है और एक प्रक्रिया ये मध्यस्थ वाली होती है। इन दोनों से हटके एक तीसरी प्रोसेस होती है जिसके द्वारा विवाद का निपटारा किया जाता है, यानी सुलह के द्वारा मामले का निराकरण किया जाना। न्यायिक प्रक्रिया को तो कोर्ट के द्वारा किया जाएगा, मध्यस्थ होगी तो मध्यस्थ पक्षकार को नियुक्त करेंगे, वो फिर मामले का निपटारा करेगा। लेकिन इन दोनों के अलावा एक प्रोसेस ऐसी भी होती है जिसमें पक्षकार क्या कर सकते हैं, सुलह के द्वारा मामले का निपटारा कर सकते हैं। मुकदमाबाजी का बिना विवादों के हल किया जाता है। विवाद के पक्षकार मुकदमेबाजी का या मध्यस्थ के पूर्व सुलह का सहारा लेते हैं। भी मध्यस्थ के पास जाने से पहले या न्यायिक कोर्ट के पास जाने से पहले पक्षकार क्या करेंगे, सुलह का सहारा लेते हैं कि भाई इसमें आपस में सुलह हो जाए। एक बार आप देखते हैं कि पक्षकार कहीं और कहीं आगे पीछे जाए, इससे पहले क्या किया जाए, इनमें सुलह का काम किया जाता है। सुलह का मतलब मामले को सुलझाना, तो सुलह करने का प्रयास किया जाता है। सुलह की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सुलहकर्ता की भागीदारी से विवादों के पक्षकारों के बीच वार्ता की विवाद का हल तलाशा जाता है। अब सुलह किसी मामले में करवाएंगे, किसी विवाद में सुलह करवाएंगे, तो सुलह के लिए क्या होगा, एक सुलहकर्ता होगा। जो बीच में सुलह करवाने वाला है उसको क्या कहा जाता है, सुलहकर्ता कहा जाता है। यानी सुलहकर्ता क्या करेगा, सुलहकर्ता विवाद के निराकरण करने का प्रयास करेगा। ये सुलहकर्ता ही इनके बीच में विवाद को निपटाने का काम करता है। सुलह का विस्तार, ये जो अधिनियम बना है सुलह अधिनियम, इस सुलह अधिनियम का विस्तार कहाँ तक होगा, तो सुलह अधिनियम है जो 1996 का जो एक्ट बना हुआ आपका, इसकी धारा 61 में, धारा 61 में क्या की गई, सुलह के क्षेत्र का विस्तार बताया गया। भी ये कहाँ तक लागू है, ये कहाँ तक इसका विस्तार है। तो सुलह से संबंधित जो प्रावधान है सेक्शन 61 में, वो कहता है कि प्रावधान विधिक संबंधों से उत्पन्न होने वाले विवादों पर तथा सभी कार्रवाइयों पर लागू होते हैं। सुलह कहाँ कहाँ लागू होगा, तो सुलह वहां लागू होगा जहां विधिक संबंधों से उत्पन्न कोई विवाद होता है। विधिक संबंधों से उत्पन्न विवादों पर, विधि संबंधों से उत्पन्न विवादों पर, और दूसरा इसमें बताया गया है इनसे उत्पन्न सभी कार्रवाइयों पर, विधि विधिक संबंधों से उत्पन्न विवादों की सभी कार्यवाहियों पर, की सभी कार्यवाहियों पर इसका विस्तार होगा। यानी विधिक संबंध, जो विधिक संबंध चाहे संविधात्मक हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जहां कानून के द्वारा कुछ संबंधों का सर्जन हुआ है, उनके बीच में कोई विवाद हुआ है, तो इनसे विवाद होने पर कोई कार्रवाई की जाती है, तो उन सब पर क्या होगी, उन सब पर ये सुलहकर्ता के प्रावधान लागू होंगे। आवश्यकता क्या है, इस ये केस, इसका आवश्यकता क्या है, कब ये होगा, तो पक्षकारों के मध्य अन्यथा कोई करार नहीं हो। कब लागू होगा, सुलह के लिए मामला कब जाएगा, सुलह के लिए मामला तब जाएगा जब पक्षकारों के बीच में कोई और करार नहीं है, पक्षकारों के मध्य कोई करार नहीं है। अगर मध्यस्थम का करार किए हुए पक्षकारों ने ये कह रखा कि हमारे बीच में विवाद होगा तो मध्यस्थम के जरिए सुलझाया जाएगा, तब तो मध्यस्थ के पास जाएगा। पक्षकारों के बीच में पक्षकारों ने अगर ऐसा करार कर लिया कि वो न्यायालय के द्वारा मामले का निपटारा करेंगे, तो फिर वो न्यायालय के पास जाएंगे। जब ऐसा कोई करार नहीं है तो मामला सुलहकर्ताओं के पास आ सकता है, सुलह के लिए आ सकता है। और किसी तत्समय प्रवर्त किसी विधि के द्वारा उद्बंधित नहीं हो। अगर कोई विधि में ऐसा प्रावधान किया गया जिसका मामला वहां निपटा जाएगा, तब तो उस विधि के अकॉर्डिंग चला जाएगा, अन्यथा फिर क्या हो सकता है, सुलह के जरिए विवाद का निपटारा किया जा सकता है। किसी विधि द्वारा किसी विवाद को सुलह के लिए प्रस्तुत किए जाने पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया हो। अगर कोई विवाद ऐसा है उसमें ये पहले ही प्रतिबंध लगा दिया गया कि मामला सुलहकर्ताओं के पास नहीं भेजा जाएगा, तो फिर मामला इनके पास नहीं आएगा। पहले से प्रतिबंधित है तब तो इनके पास आएगा नहीं। अगर पहले से प्रतिबंध नहीं है और पक्षकारों ने कोई और करार नहीं किया तो मामला सुलहकर्ताओं के पास आ सकता है और सुलह के जरिए मामले का निपटारा किया जा सकता है। सुलह की कार्रवाई प्रारंभ कैसे होगी, तो सेक्शन 62 में, सेक्शन 62 में सुलह की कार्रवाई का प्रारंभ करना बताएगी कि कैसे सुलह की कार्रवाई प्रारंभ होगी। तो कार्रवाई कैसे प्रारंभ होगी, सेक्शन 62 ये कहता है कि सुलह की कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं। उनमें से कुछ प्रावधान मैं आपको बता रहा हूं कि जो पक्षकार सुलह की कार्रवाई प्रारंभ करना चाहता है, पहली बात कि जो पक्षकार सुलह की कार्रवाई प्रारंभ करना चाहता है, यानी पक्षकार क्या करेंगे, सुलह की कार्रवाई प्रारंभ करेंगे, तो वो क्या करना पड़ेगा उनको, तो सुलह की कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए धारा 62 सुलह की कार्यवाही
प्रारंभ। सुलह की कार्रवाई कैसे प्रारंभ होगी? जो पक्षकार सुलह की कार्रवाई प्रारंभ करना चाहता है उसके द्वारा दूसरे पक्षकार को सुलह करने का लिखित निमंत्रण दिया जाएगा। यानी ए और बी के बीच में डिस्प्यूट है ना, तो ए क्या करेगा, ए लिखित में देगा कि भी मैं तेरे से सुलह करना चाहता हूँ, मैं तेरे से सुलह करना चाहता हूँ, लिखित में उसको कहेगा कि चल आजा हम बैठ करके सुलह कर लेते हैं। तो ऐसा कोई भी पक्षकार दे सकता है, बी ए को भी भेज सकता है, ए बी को भी भेज सकता है। और ऐसे लिखित निमंत्रण में निमंत्रण देने वाले पक्षकार द्वारा उस विवाद की विषय वस्तु का उल्लेख किया जाएगा कि हमारे बीच में ये विवाद है, ये विवाद है और इस विवाद का हम क्या किसके जरिए, सुलह के जरिए मामले का निपटारा करना चाहते हैं। सुलह कार्रवाई के लिए वो दूसरे पक्षकार को निमंत्रण दे रहा है, भाई हमारे बीच में ये विवाद था, इसके लिए हम क्या करते हैं, सुलह के लिए आपको निपटारा देने का आमंत्रण दे रहे हैं, आप आइए और हम बैठ के सुलह करते हैं। एक सेकंड। हाँ ठीक है, विवाद का विषय वस्तु बताएगा कि भाई ये विवाद है और इस आधार पर अपन बैठ के क्या करेंगे, सुलह करते हैं। तो मैं आपको निमंत्रण देता हूं, आप आए और सुलह की कार्रवाई शुरू करें। दूसरा पक्षकार क्या करेगा, उस सुलह की कार्रवाई के लिए वह दूसरे पक्षकार को निमंत्रण देगा। दूसरा पक्षकार क्या करेगा, सुलह की कार्रवाई कब प्रारंभ होगी, उस दिन से प्रारंभ होगी जिस तिथि को दूसरा पक्षकार सुलह के लिए निमंत्रण दिया गया था उसको स्वीकार कर लेता है। यानी कार्रवाई कब होगी, इसने निमंत्रण भेजा और इसने स्वीकार कर लिया, तो जिस दिन ऐसा स्वीकार किया है उसी दिन से क्या मान ली जाएगी, सुलह की कार्रवाई प्रारंभ हो जाएगी। मान लो उसने निमंत्रण भेजा आज और कल इसने कहा कि ठीक है मैं सहमत हूं, तो जैसे ही स्वीकृति दी कार्रवाई सुलह की प्रारंभ मान ली जाती है। यदि दूसरे पक्षकार द्वारा सुलह के निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया जाए तो सुलह की कार्रवाई समाप्त हो जाएगी। अगर ये इनकार कर देता कि मुझे कोई सुलह नहीं करनी है तो फिर सुलह की कार्रवाई क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, कोई कार्रवाई नहीं होगी। यदि सुलह की शुरुआत करने वाला पक्षकार ऐसी तिथि से जिस तिथि पर वह निमंत्रण भेजता है 30 दिनों के भीतर या ऐसी अन्य कालावधि के भीतर, जिस दिन मान लो इसने 1 तारीख को लेटर भेजा सुलह के लिए और अगले 30 दिन तक 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक कोई इसका रिप्लाई नहीं आता है, कोई जवाब नहीं आता है, तो फिर क्या होगा, तो ऐसा निमंत्रण के शर्तों के अनुसार स्वीकृत या अस्वीकृत किया हुआ मान सकेगा। तो फिर वो क्या हो जाएगा, या तो ऐसे मान लिया जाएगा कि जैसी शर्तें थी उसकी निमंत्रण की तो उसके अकॉर्डिंग स्वीकृत मान लिया जाएगा, या फिर ऐसे मान लिया जाएगा कि उसने अस्वीकार कर दिया, कोई रिप्लाई नहीं दिया, इसका मतलब वो अब नहीं चाहता है। इस आशय की दूसरे पक्षकार को सूचना देगा और इसकी सूचना दूसरे पक्षकार को देगा, भी आपने 30 दिन में कोई जवाब नहीं दिया, इसका मतलब आप सुलह की कार्रवाई नहीं चाहते हैं, तो ठीक है फिर मत करिए। तो ऐसी सूचना देके वो आगे की कार्रवाई, अपनी नई कार्रवाई शुरू कर सकता है। सुलहकर्ता की नियुक्ति कैसे होगी, सुलहकर्ता की नियुक्ति धारा 63 और 64 में प्रावधान किए गए हैं। धारा 63 और 64 में सुलहकर्ता की नियुक्ति के बारे में प्रावधान किए गए हैं। सुलहकर्ताओं की संख्याओं के बारे में प्रावधान किए गए। सामान्यतः सुलहकर्ता एक ही होता है। सामान्य नियम तो ये कहता है कि सुलहकर्ता कितना होगा, एक ही सुलहकर्ता होगा। लेकिन यदि पक्षकार चाहे तो सुलहकर्ता 2 या 3 भी रख सकते हैं। सुलहकर्ता पक्षकार ये कहें कि भाई एक से काम नहीं चलेगा, 2 व्यक्ति होने चाहिए तो 2 कर सकते हैं, 3 होने चाहिए 3 कर सकते हैं, जितना वो कहें क्या कर सकते हैं, सुलहकर्ता के रूप में नियुक्ति कर सकते हैं। और सुलहकर्ता द्वारा संयुक्त रूप से कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। ये जितने भी सुलहकर्ता है, एक है तो वो अकेला करेगा, 2 या 3 है तो फिर ये सारे मिलकर के क्या करेंगे, सुलह की कार्रवाई करेंगे, संयुक्त रूप से करेंगे। संयुक्त रूप से ये नहीं कि अलग अलग कार्रवाई करेंगे। आपने 4 लोगों को सुलहकर्ता नियुक्त कर दिया तो चारों बैठ के ही काम करेंगे, चारों संयुक्त रूप से ही कार्रवाई करेंगे। धारा 64 में कहा गया है कि पारस्परिक सहमति से किसी ऐसे सलाहकर्ता को नियुक्त किया जाएगा। धारा 64 ये कहती है कि पक्षकार क्या करेंगे, पारस्परिक सहमति से करेंगे, सहमत होंगे तभी तो सुलहकर्ता होगा। ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेंगे जो प्रत्येक पक्षकार क्या चाहता है, एक एक सुलहकर्ता, प्रत्येक पक्षकार क्या करेगा, ऐसे सुलहकर्ता की नियुक्ति करेगा जो पारस्परिक सहमति हो, और यदि वे चाहे तो प्रत्येक की तरफ से एक एक पक्षकार एक एक सुलहकर्ता नियुक्त कर सकता है। भी ए कहता है कि मैं मेरा सुलहकार ये है, बी कहता है ये मेरा सुलहकार है, दोनों एक एक सुलहकार की भी नियुक्ति कर सकते हैं।
और वे दोनों, जब ये दो सुलहकार हो जाएंगे तो ये दोनों क्या करेंगे, तीसरे व्यक्ति को नियुक्त करेंगे, तीसरे व्यक्ति को सुलहकर्ता के रूप में नियुक्त करेंगे कि चलो आपने तो हमें कर दिया, हम भी एक व्यक्ति को ले लेते हैं ताकि हमारे बीच में भी क्या करे, ये सुलह का काम करेगा। तो तीसरे व्यक्ति को नियुक्त करेंगे, तीसरा व्यक्ति निष्पक्ष होगा और पीठासीन सुलहकर्ता के रूप में काम करेगा। इनका मेन जो पीठासीन सुलहकर्ता होगा वो तीसरा व्यक्ति होगा। सुलहकर्ता की नियुक्ति के लिए पक्षकार किसी संस्था या व्यक्ति से नाम प्रस्तावित करवाने की प्रार्थना भी कर सकते हैं। वो कह सकते हैं ये संस्था या व्यक्ति अगर जिसका नाम रखेगा वही सुलहकर्ता के रूप में नियुक्त कर दिया जाएगा। किसी व्यक्ति को सुलहकर्ता के रूप में नियुक्त करने के लिए करार द्वारा अपेक्षा की जा सकेगी। करार भी हो सकता है कि सुलहकर्ता नियुक्त किया जाएगा। स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए, राष्ट्रीयता होनी चाहिए, यानी ऐसा सुलहकर्ता क्या होना चाहिए, राष्ट्रीयता का नागरिक होना चाहिए। फिर उनके सामने कथनों का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। कथनों का प्रस्तुतिकरण होने के बाद पक्षकारों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए वो निर्णय करेगा और उसके समर्थन में तथ्यों के समर्थन और आधारों पर विचार करेगा भी क्या क्या बातें कही गई है। दस्तावेज साक्ष्य कोई है तो उन पर ध्यान रखेगा। अतिरिक्त संसूचनाएं कोई और प्राप्त करनी है तो वो भी वो लेकर के क्या करेगा, मामले का निराकरण करेगा। सुलहकर्ता से ये उम्मीद रखी जाती है कि वो स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर काम करे। ठीक है। सुलहकर्ता की भूमिका को लेकर 67 से 80 तक प्रावधान किए गए हैं कि स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से काम करना, ऋजुता और न्याय के सिद्धांतों का अनुसरण करना, यानी पक्षपात रहित होकर न्याय के सिद्धांतों का पालन करेगा, प्राकृतिक सिद्धांतों के पालन करेगा, निष्पक्ष रहेगा, मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखेगा। ये नहीं है कि मामले की परिस्थितियों पर ध्यान ही नहीं देता। सुलहकर्ता का दायित्व बनता है कि मामले की परिस्थितियों पर ध्यान रखे, निपटारे का प्रस्ताव रखेगा, उनके बीच में निपटारे का प्रस्ताव भी रखेगा भी इस प्रकार से आपका निपटारा कर दिया जाता है तो कैसा रहेगा। ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होगा, सुलह की कार्रवाई का जो प्रारंभ है वो किया जाता है और मामले का निपटारा करने का प्रयास किया जाता है। कार्रवाई समाप्त कब हो जाएगी, सुलह की कार्रवाई कब समाप्त हो जाएगी, तो मेन देख लिया आप, समझौता करार हो जाने पर, जहां पक्षकार में समझौता करार हो जाता है कि हम सुलह कार्रवाई को समाप्त करते हैं तो सुलह की कार्रवाई समाप्त हो जाएगी। सुलह के प्रयास व्यर्थ हो जाने पर, जब सुलहकर्ता ने पूरे प्रयास किए लेकिन सुलह की कार्रवाई हो ही नहीं रही, सुलह हो ही नहीं रहा, अगर प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं सुलह के तो फिर क्या हो जाएगी, सुलह की कार्रवाई भी समाप्त हो जाएगी। पक्षकारों की इच्छा पर पक्षकार ये कहते हैं कि हमें मामला सुलह से नहीं करवाना, सुलहकर्ता से हमने मामले का निपटारा नहीं करना, पक्षकारों की इच्छा है तो भी सुलह की कार्रवाई समाप्त हो जाती है। एक पक्षकार की सूचना, अगर एक पक्षकार कह दे कि मुझे सुलहकर्ताओं से मामले का निराकरण नहीं करना तो भी क्या हो जाएगी, पक्षकार की सूचना पर कार्रवाई समाप्त हो जाएगी। ठीक है। फिर मामला मध्यस्थ या फिर न्यायालय को रेफर किया जाता है और उसके द्वारा मामले का निपटारा किया जाता है। ठीक है। तो ये जो दो क्वेश्चन अपने इंपॉर्टेंट पढ़े हैं, निश्चित रूप से आपके ये काम आने वाले हैं, आपके काम आएंगे। समय अभाव के कारण और इतना ही समय दे पाने के कारण हम क्लास को यही विराम देते हैं। क्लास अच्छे लगते तो आप उसको शेयर करें और अगर चैनल पर सब्सक्राइब नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें ताकि हम आपके लिए और बेहतर कार्य कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद।